नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू निगम और आप देखना शुरू कर चुके हैं सेंटर फॉर सोशल स्टडीज़ की वीडियो। अंतर्राष्ट्रीय संगठन में जो आपको कई सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में पढ़ना है, जिसमें एक यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन भी है, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है। इसी के साथ जो नया चैप्टर में इंक्लूड हुआ है यूनेस्को, यूनिसेफ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इन सब के बारे में मैंने वीडियो बना दी है। ये आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के बारे में होगी। इसमें मैं आपको आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय संगठन है, संस्था है, इसके बारे में बताऊंगा। ये क्या काम करती है, इसका कब स्थापना हुई, किस तरह से इनके उद्देश्य हैं, कौन इनको चलाता है, किस तरह से देश इसके सदस्य बनते हैं। तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के बारे में सबसे जो एक कॉमन चीज़ है वो ये कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दूसरे विश्व युद्ध के ख़त्म होने से ठीक पहले बने थे, यानी कि 1945 में, जब 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, उससे ठीक एक साल पहले यानी कि 1994 में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी। अब सबसे पहले आईएमएफ के बारे में समझ लीजिए। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की स्थापना, ये देखिए मैंने क्या लिखा है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की स्थापना ब्रेटन वुड समझौते के तहत हुई। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की स्थापना ब्रेटन वुड समझौते के तहत हुई। इसका मतलब ये है कि एक ब्रेटन वुड नाम का एक समझौता हुआ था कई देशों के बीच में, जो उस समय के महत्वपूर्ण आर्थिक रूप से जो समृद्ध देश थे, जो विकसित देश थे, जो आर्थिक जिनकी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी थी, चाहे वो यूरोप के हो या अमेरिका या कनाडा जैसे जो देश थे। तो इन्होंने समझौता किया था। ब्रेटन वुड नाम का एक रिजॉर्ट था अमेरिका के हेम्सफेयर सिटी के अंदर। तो जॉन मार्टिन किंग्स, उस समय के बहुत बड़े, जेम किंग्स जिसे हम कहते हैं, बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, उन्होंने बताया था कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो है आगे दुनिया की आर्थिक प्रणाली को चलाएगी। तो उन्होंने ये पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया था, और ब्रेटन वुड रिजॉर्ट में क्योंकि ये साइन हुआ था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया ब्रेटन वुड समझौता। तो ब्रेटन वुड कंसेशन के आधार पर ही जो है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को बताया जाता है। अब आईएमएफ क्या है? आईएमएफ को की अगर फुल फॉर्म बताऊं मैं इंग्लिश में, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आईएमएफ। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। क्लियर, बहुत सिंपल। अब ये है क्या? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष नाम से ही आपको पता चल गया कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन होगा जो मुद्रा की पूर्ति करता होगा पूरी दुनिया के देशों में। मुद्रा की पूर्ति का मतलब ये नहीं कि हमारा जो रुपया है या अमेरिका का जो डॉलर है वही आईएमएफ से आता है, ऐसा नहीं है। जब आप कोई सामान विदेश से खरीदते हैं, अमेरिका से खरीदते हैं, तो उसको डॉलर देना पड़ता है। आपके यहाँ पे चलता है रुपया। तो ये जो बदलाव होगा ना रुपए का डॉलर में, ये काम करता था उस समय आईएमएफ, जब ये बना था। इसी काम के लिए इसे बनाया गया था। हालांकि बाद में उसके ये काम बदलते रहे, हालांकि बाद में इसके काम बदल गए। मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। हालांकि ये 1 या 2 नंबर से ज़्यादा में नहीं पूछा जाता, इसीलिए बहुत कम इन्फॉर्मेशन है इसमें। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ऐसा संगठन है जो वैश्विक स्तर पर वित्तीय व्यवस्था की देखरेख करता है। वित्तीय व्यवस्था क्या होता है? वित्तीय व्यवस्था का मतलब है भाई कौन से वो आर्थिक कानून होंगे जो पूरी दुनिया में काम की, जिसके आधार पर काम किया जाएगा, किस तरह से समस्याओं को सुलझाया जाएगा, किस तरह से जो है नियम लागू होंगे, कौन कौन से नियम लागू होंगे, ये बताता है। क्या? वित्तीय व्यवस्था को बताता है। जैसे आपके देश की वित्तीय व्यवस्था कैसी है कि आरबीआई नोट छापती है, बैंकों के द्वारा एक्सचेंज होता है, बैंक जो है लोन देते हैं और आपके जमा पूंजी को एक्सेप्ट करते हैं, ये वित्तीय व्यवस्था होती है। उसी तरह से इंटरनेशनल लेवल पर ये सारा काम, ये बैंकों का ये वाला काम, लोन देने का काम कौन कर रहा है? आईएमएफ कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष करता है। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक स्तर पर एक विश्व व्यवस्था की देखरेख करता है। अब वैश्विक वित्तीय व्यवस्था क्या होती है? मैंने अभी आपको बताया। वैश्विक वित्तीय व्यवस्था का अर्थ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली वित्तीय संस्थाओं, चाहे वो आईएमएफ हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो और भी कई सारे इंटरनेशनल बैंक्स हों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी वित्तीय संस्था काम करेगी उनके ऊपर लागू होने वाले नियमों से हैं कि कौन से नियम कानून जो है इसमें आएंगे। तो जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय नियम हैं वित्तीय व्यवस्था को लेकर, उसी को हम कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था या वैश्विक वित्तीय व्यवस्था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली वित्तीय संस्थाओं और लागू होने वालों नियमों को वैश्विक वित्तीय व्यवस्था कहते हैं। आगे तीसरा पॉइंट, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य, आईएमएफ का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देना। देखिए, आर्थिक प्रगति को, पूरी दुनिया में जो देश हैं उनकी आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देना। जैसे मैं आपको एक बताता हूँ कि 1991 में जब भारत के सामने बहुत बड़ा क्राइसिस था आर्थिक रूप से,
हम जो है हमारे यहाँ पे जो सोने का जो पूरा स्टॉक होता है वो ख़त्म होता जा रहा था, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा का जो हमारे पास स्टॉक था वो ख़त्म होता जा रहा था, हमारे पास इतने भी पैसे नहीं बचे थे कि हम अगले 10-12 दिन का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकें। तो ऐसे में आईएमएफ ने हमें बहुत सारा पैसा दिया, बदले में उसने ये कहा कि आप अपनी आर्थिक प्रगति को बढ़ाना है अगर आपको, तो आपको ये हेर फेर, ये बदलाव अपनी वित्तीय व्यवस्था में करना पड़ेगा, अपनी अर्थव्यवस्था में करना पड़ेगा। तो हमने लिबरलाइजेशन किया, प्राइवेटाइजेशन किया और ग्लोबलाइजेशन किया, जैसे उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण कहते हैं। तो ये सब काम करवाता है आईएमएफ, अलग अलग देशों में सुधार करता है, उनको पैसा देता है तो उनसे कुछ शर्तें भी लगाता है, सुधार करता है ताकि आर्थिक प्रगति वहां आ सके। तो आर्थिक प्रगति बढ़ाना है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय और मौद्रिक स्थिरता को बनाए रखना, जैसा मैंने आपको बताया कि एक्सचेंज पर ये ध्यान देता था पहले कि रुपया, $1 अगर किसी देश को चाहिए तो उसे कितने अपने रुपए देने पड़ेंगे, अगर भारत को $1 चाहिए तो उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे, ये तय होता था आईएमएफ में। ठीक है। बीओपी को संतुलित करने में मदद करता है आईएमएफ। बीओपी मतलब होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि मान लीजिए आप 1000 करोड़ रुपए का आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि अमेरिका से आपको 1000 करोड़ रुपए मिल रहे हैं जब आप कुछ चीज बेचते हैं अमेरिका को। तो लेकिन अमेरिका से आप खरीद कितना रहे हैं, आप अमेरिका से खरीद रहे हैं भाई 15,000 करोड़ का, यानी कि आपका 5,000 करोड़ जो है अमेरिका जा रहा है। ये इम्बैलेंस होता है, इसी को सुधारने पर जोर देता है कौन, आईएमएफ। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना, तो देखिए मैंने 5 बता दिए, 5 या 4 हो गए। आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय और मौद्रिक स्थिरता को बनाए रखना, बीपीओ को संतुलित करने में मदद करना और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना, ये 4 इसके मुख्य उद्देश्य हैं। अब 189 देश इसके सदस्य हैं, लेकिन वोट की शक्ति सबको बराबर नहीं है, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये पैसे के मामले वाला देश है, तो इसमें उन देशों की शक्ति ज़्यादा होगी जो पैसे में आगे हैं, जैसे अमेरिका। अमेरिका का जो अकेले का वोटिंग परसेंटेज है, अकेले अमेरिका का जो यूएसए का वोटिंग परसेंटेज है वो 16.75% है, यानी कि अमेरिका का एक वोट टोटल वोट में से लगभग 17% है। तो अब आप सोच लीजिए कि कितना जो है इसमें कितना जो है भेदभाव होता है। यहाँ तक कि टोटल 52% जो वोट है, 52% वोट की जो शक्ति है वो केवल 10 देशों के पास है, जो इसमें आगे के जो 10 देश हैं। तो 10 देश में वो कौन से 10 देश हैं, एक तो G8 के देश, G8 में 8 देश आते हैं, 8 ये हो गए, और चीन और सऊदी अरब को आप जोड़ दें तो ये 10 देश ऐसे हैं जिनके पास टोटल 52% की वोटिंग परसेंटेज है, यानी कि 48% जो वोटिंग है, जो अल्पमत हो गया भाई, 52 पे किसी देश का वोटिंग परसेंटेज चला गया तो वही जीतेगा हर मामले में। 48% जो बाकी का शेयर है वो बाकी बचे हुए 179 देश, 189 में से 10 देश को इन 10 को निकाल दो तो क्या बचेगा 179। तो 179 देशों के पास केवल 48%। तो आप सोच लीजिए कितना इसमें भेदभाव है, जो वोट की शक्ति है वो बराबर नहीं है। अब ये G8 देशों में कौन कौन आते हैं, तो इसमें जो सुपर जो इकोनॉमी है वो आएंगे, जैसे यूएसए है, जापान है, इटली है, रशिया है, जर्मनी है, यूनाइटेड किंगडम है जैसे आप ब्रिटेन कहेंगे, कनाडा है और फ्रांस है। पहले G7 के नाम से जाना जाता था, फिर G8 के नाम से जाना जाता जब रशिया इसका पार्ट हो गया था। ठीक है, तो ये है पूरा का पूरा आईएमएफ की किस तरह से काम करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है एक वैश्विक स्तर का एक संगठन है जो लोन वगैरह प्रोवाइड कराता है देशों को। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था को बनाए रखना, बीपीओ को संतुलित करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना है। 189 देश इसके सदस्य हैं, लेकिन सबको बराबर का वोट की शक्ति नहीं है। अमेरिका के पास अकेले 16.75% का वोटिंग अधिकार है, और आगे के जो सबसे आगे के जो 10 देश हैं उनके पास 52% शेयर है, यानी कि इसमें से अकेला अमेरिका के पास देख लीजिए कितना ज़्यादा है। तो ये आईएमएफ है। अब मैं आपको बताऊंगा वर्ल्ड बैंक के बारे में। वर्ल्ड बैंक ज़्यादा इंटरेस्टेड है, अगर आप वर्ल्ड बैंक को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो इसको, अच्छा देखिए, वर्ल्ड बैंक कोई एक बैंक नहीं है, यानी कि देखिए मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश भी की है। वर्ल्ड बैंक जिसे हम विश्व बैंक कहते हैं हिंदी में, इसकी स्थापना भी 1944 में, जैसे मैंने आपको बताया, दोनों के साथ में ही हुई थी स्थापना ब्रेटन वुड प्रणाली के आधार पे। तो विश्व बैंक कोई एक देश नहीं है, विश्व बैंक एक समूह है, इसीलिए इसे कहा जाता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप, यानी कि विश्व बैंक समूह। कई सारे बैंकों, कई सारी संस्थाओं को मिलाकर विश्व बैंक बनता है। कौन से हैं कई सारी संस्थाएं, जैसे IBRD, जो मैं बता रहा हूं कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी, तो उसमें 2 जो है
समूह, दो जो है संस्था और संगठन बनाए गए थे, एक IMF और एक IBRD, यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। भाई हुआ क्या था कि 1945 में जब खत्म हुआ दूसरा विश्व युद्ध, तो यूरोप की कई सारी अर्थव्यवस्थाएं जो थी बड़ी बड़ी, वो सब बर्बाद हो चुकी थी। तो उनको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, उनका डेवलपमेंट करने के लिए IBRD की स्थापना की गई थी। IBRD को ही मुख्य रूप से विश्व बैंक कहा जाता है, लेकिन इसके अंदर और भी बहुत सारी संस्थाएं, जैसा मैंने आपको बताया IBRD है, जैसा मैंने बताया इंटरनेशनल, आप इसे लिख लेंगे और आप चाहें तो इंटरनेट से हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IFC इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ICSID यानी कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, यानी कि जो निवेश को लेकर जो विवाद हो जाते हैं उनकी ये सुलह कराता है देशों के बीच में। और MIGA यानी कि MIGA मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। तो इन पांचों को अगर आप मिला दोगे तब जाके वर्ल्ड बैंक बनता है, ठीक है। इसलिए आप देखिए मैंने इसे लिख रखा है। तो वर्ल्ड बैंक कई सारे एजेंसियों का समूह है। अब वर्ल्ड बैंक क्या करता है? वर्ल्ड बैंक बहुत इसको तो बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि वर्ल्ड बैंक जो है मुख्य रूप से विकासशील देशों के लिए काम करता है। मुख्य रूप से किनके लिए काम करता है? गरीब देशों के लिए, विकासशील देशों के लिए काम करता है। ये इन गरीब देशों को या विकासशील देशों को ऋण प्रदान करता है, लोन देता है। लोन देता है वो भी कम ब्याज दर पर, यानी कि बहुत कम इंटरेस्ट लेता है, या यूं कहूं कि ना के बराबर इंटरेस्ट लेता है। और कई देशों को तो ये, जो ज्यादा गरीब होते हैं उनको तो ये लोन देने के बाद वापस भी नहीं मांगता उनसे। जैसा कि मैंने लिख रखा है, देखिए ज्यादा गरीब देशों को वर्ल्ड बैंक से लिया ऋण चुकाने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये जो वर्ल्ड बैंक का जो उद्देश्य था वो विकासशील देशों पे फोकस करना था, कि उनके विकास के ऊपर फोकस करना था, वहां की जनता का भला करना था। तो ये है वर्ल्ड बैंक का उद्देश्य। अब ये काम क्या करता है, तो मैं आपको पहले बता दें कि ये ऋण देता है, सस्ते दरों पर ऋण देता है। क्यों देता है ऋण, किस लिए देता है ऋण, वो हमें समझना पड़ेगा। तो पहले मैंने आप लिख रखा है कि आधारभूत ढांचा प्रोवाइड कराने के लिए, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए। इन विकासशील देशों में, इन गरीब देशों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो बहुत कमज़ोर होता है। सड़कें बनी हुई नहीं होती हैं, फ्लाईओवर्स नहीं होते हैं, बिजली की व्यवस्था नहीं होती है। अब हमारे देश में वर्ल्ड बैंक जो है नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में बिजली की पूर्ति के लिए जो है कई सारी हेल्प कर रहा है सरकारों को, उसकी टेक्नोलॉजी देने में, कुछ फंड देने में मदद कर रहा है। तो आधारभूत ढांचा प्रोवाइड कराता है इन विकासशील देशों में, गांव में सड़क बनवा देता है, या इस तरह से जो है फंड जारी करता है या लोन देता है। तो सड़क और बिजली की व्यवस्था करता है, जो आधारभूत ढांचा के अंदर आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आता है। मानवीय विकास के लिए भी ऋण देता है, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए भी ऋण देता है। जैसे शिक्षा के लिए ऋण देगा, जैसे केरल वगैरह की सरकार बहुत ज़्यादा लोन लेती है वर्ल्ड बैंक से, क्योंकि वो शिक्षा में अच्छा कर रही है, वहाँ के कई लोग ग्रेजुएट हैं, 98% लोग ग्रेजुएट है, तो वहाँ पे उनको आसानी से लोन मिलता है। और स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि विकासशील देशों में स्वास्थ्य सेवाएं, जो अस्पतालों की हालत है वो बहुत खस्ता होती है, इसीलिए वहाँ पे वो उनको लोन देता है। मानवीय विकास के लिए भी लोन देता है, इसका मतलब ये है। तीसरी चीज, ग्रामीण विकास के लिए भी लोन देता है, ऋण देता है, जैसे सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए, किसी का विकास करने के लिए, और ग्रामीण सेवाओं को, जैसे गांव में भी आजकल जो है इंटरनेट पहुंचाना, साइबर कैफे को पहुंचाना, कई सारी सेवाओं को प्रदान करना, ये सब भी मुख्य काम हो गया है वर्ल्ड बैंक का। इसके लिए भी ये ऋण देती है सरकारों को। अब ये मैं पहले बता देता हूँ, IMF और वर्ल्ड बैंक जो है ये हम और आपको लोन नहीं देंगे, हमें तो भाई SBI और PNB के पास जाना पड़ेगा। वर्ल्ड बैंक और IMF जो है वो स्टेट को लोन देता है, राज्यों को लोन देता है, देशों को लोन देता है, राष्ट्र को लोन देता है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे काम करता है वर्ल्ड बैंक। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए तथा सुशासन स्थापित करने के लिए भी वर्ल्ड बैंक कार्य करता है। तो पर्यावरण को लेकर भी जो है काम वर्ल्ड बैंक काम करता है। और सुशासन यानी कि लॉ एंड ऑर्डर स्थापित करना, किस तरह से जो है आप अपने देश में शांति स्थापित कर सकते हैं, इन सब। क्योंकि देखिए किसी भी देश में शांति तभी स्थापित होगी जब वहाँ का आर्थिक विकास होगा, जब वहाँ पे मानवीय विकास होगा। तो इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। और तो और जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, अगर आप इन सब चीज़ों को मिला दें तो एक बात निकल कर आएगी कि वर्ल्ड बैंक असल में काम किसके लिए करता है? गरीबी कम करने के लिए। गरीबी
कम करने के लिए काम करता है। मैंने देखिए नीचे लिख रखा है मोटो, जो वर्ल्ड बैंक का मोटो है या आप स्लोगन कह सकते हैं, वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, यानी कि गरीबी से मुक्त एक विश्व का निर्माण करने के लिए वर्ल्ड बैंक काम करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगा, ये इसकी टैगलाइन है वर्ल्ड बैंक की। इसके अंदर कितने सदस्य हैं? 189 सदस्य हैं। अच्छा, ये 189 जो सदस्य हैं वो आईबीआरडी के हैं, इसके आईबीआरडी के हैं 189, ठीक है। इसके अंदर लगभग 170 के आसपास हैं और बाकी में अलग अलग हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया आईबीआरडी को ही मुख्य रूप से वर्ल्ड बैंक मान लिया जाता है, इसलिए मैंने आपको लिखवाया कि 189 देश इसके सदस्य हैं, यानी कि आईबीआरडी के सदस्य 189 देश हैं। तो ये हो जाता है आपका वर्ल्ड बैंक और IMF। मैं उम्मीद करता हूँ आपको, क्योंकि वीडियो लंबी और लगभग सारी जानकारी मैंने आपको इसमें दे दी है। आप अगर और कुछ पढ़ना चाहते हो तो नेट से पढ़ सकते हैं, वैसे आपके लिए 1 या 2 नंबर में इतनी जानकारी काफ़ी है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें 12वीं क्लास के अन्य छात्रों तक और चैनल को सब्सक्राइब करें।